चलिए आज हम पढ़ाएंगे नोट। आपको हमने पीछे बता दिया है वैद्युत क्या है, गास की प्रमेय के बारे में हमने पूरा बता दिया है। अब नोट नंबर 1 उसका है, जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं। कह रहा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, और जब वैद्युत बल पृष्ठ के बाहर निकलती हैं तो क्या होगा। कह रहा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर निकलती है भीतर प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कह रहा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं तो वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक होती हैं, और जब पृष्ठ के बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। सॉरी यहां से लिखे नहीं, बाहर निकलती हैं तो धनात्मक होता। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर की ओर निकलती हैं तो धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत पृष्ठ है और जब इसके बाहर निकलेंगी तो ये ऋणात्मक होगा, ये जब इधर अंदर आएंगी तो ये धनात्मक होगा। इसी को क्या कहते हैं, ये गास की प्रमेय का नोट नंबर 1 है। कह रहा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यदि बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, धनात्मक होगा। हमने उल्टा बता दिया, यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं तो वह ऋणात्मक होता है, जब बाहर निकलती हैं तो वह क्या होगा, धनात्मक होगा। नोट नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत बल रेखाएं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है या कमजोर होता है। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाएं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहां का वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, निर्बल होता है। एक बार फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं वहां का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, निर्बल होता है। एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं वहां का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, निर्बल होता है। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, गास की प्रमेय का 2 नोट है। नोट नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं तो वह वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और कह रहा है कि उसी नोट में कि जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर की ओर निकलती हैं तो वह क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर की ओर प्रवेश करती हैं तो वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यदि वह बाहर की ओर निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। नोट नंबर 2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं वहां का क्षेत्र निर्बल यानी कि कमजोर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहां का क्षेत्र प्रबल होता है। जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर होंगी वहां का क्षेत्र निर्बल होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे जब एक बिंदु आवेश के पृष्ठ से बाहर होता है तो क्या कह रहे हैं, अगली रीडिंग आपकी है, जब बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर होता है तो। चलिए
क्या है, जब बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर की ओर या वैद्युत फ्लक्स जब बिंदु आवेश की पृष्ठ के बाहर की ओर हो तो लिया गया आवेश पृष्ठ की बाहर की ओर होता है तो इस दशा में संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। कह रहा है कि जब यदि पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा बाहर की ओर होगा तो लिया गया जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। कह रहा है कि जैसे कोई वैद्युत फ्लक्स है, जब उसका क्या कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ बाहर की ओर, जब वो बाहर की ओर होगा तो क्या होगा, तो उसके द्वारा लिया गया आवेश पृष्ठ की बाहर की ओर होता है तो इस दशा में उसका मान शून्य होता है। किसका मान शून्य होता है, वैद्युत फ्लक्स का मान कह रहा है शून्य होता है जब आवेश के पृष्ठ बाहर की ओर होंगे तो। कैसे शून्य होगा मैं बता रहा हूं, देखिए कह रहा है कि जैसे ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है, कह रहा है कि इसका जो पृष्ठ ये बाहर की ओर हो तो कह रहा है कि इसके द्वारा लिया गया वैद्युत फ्लक्स, इस दशा में लिया गया वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा हम उसको निगमन में आगे बताएंगे, लेकिन ये जानिए कि ये क्यों जीरो होता है। जब बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर की ओर होता है तो जब लिया गया आवेश पृष्ठ के बाहर की ओर होता है तो इस दशा में संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। और जैसे ये देखिए आपका फिगर है, कह रहा है कि एक बिंदु कोई वैद्युत फ्लक्स है जो बिंदु O पर Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल है वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वेक्टर E है, तो उसका मान क्या होगा। तो जैसे कह रहा है कि जब बिंदु आवेश पृष्ठ की बाहर की ओर होता है तो जब लिया गया आवेश पृष्ठ की बाहर की ओर होता है तो इस दशा में संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। कह रहा है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान जीरो होगा। जीरो क्यों होगा हम आपको आगे बताएंगे। कह रहा है पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कह रहा है कि पहला वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला पहला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, हमने कल आपको सूत्र का निगमन करवाया था, फाई ई बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओमेगा। लेकिन यहाँ पे फाई ई1 बराबर है तो फाई ई1 बराबर पहला मान माइनस में होगा क्योंकि बाहर की ओर होता है इसलिए ऋणात्मक होगा। तो सॉरी ये अंदर पहला मान अंदर की ओर है इसलिए ऋणात्मक होगा, बाहर की ओर होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। कह रहा है कि फाई ई बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और अवकलन डी ओमेगा। ठीक है, इसके बाद पृष्ठ से गुजरने वाला दूसरा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और अवकलन डी ओमेगा। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी कैसे यहाँ पे माइनस कर दिए और यहाँ पे क्यों प्लस कर दिए, तो ये है, ये अंदर की तरफ आने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ये बाहर की तरफ जाने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अभी हमने नोट में लिखवाया ना, वही क्रिया हो रही है यहाँ पे। ये अंदर की तरफ है इसलिए माइनस है, ये बाहर की तरफ है इसलिए क्या है, प्लस में है। तो फिर से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, जोड़ने के बाद अभी होगा, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। जब बिंदु आवेश पृष्ठ की बाहर की ओर होता है तो, यानी कि ये फिगर आपका है, देखिए आवेश क्या है, बिंदु पृष्ठ की बाहर की ओर है, तो जब लिया गया आवेश पृष्ठ से बाहर की ओर होगा तो इस दशा में संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कह रहा है कि जैसे अंदर की ओर आ रहा है पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई1 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और क्या है, अवकलन डी ओमेगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि बाहर की ओर है तो फाई ई2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अवकलन डी ओमेगा। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आप लोग को यही भी कंफ्यूजन हो रही है तो आपको हमने पीछे नोट में लिखवा ही दिया है कि जो माइनस इसलिए लगा है चूंकि वो अंदर की तरफ है, प्लस यहाँ पे इसलिए लगा है चूंकि ये बाहर की तरफ है। पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर क्यू फाई ई1 प्लस फाई ई2। चलिए हम आगे निगमन करवा रहे हैं। चलिए आपको हमने फाई ई1 का मान बताया -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ओमेगा। समीकरण नंबर 1 फाई ई2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू
डी ओमेगा समीकरण नंबर 2। आप लोग को अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये अंदर अंदर की तरफ वैद्युत फ्लक्स का मान है, ये बाहर की तरफ है, इसलिए प्लस और माइनस लगा है। और फिर से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर क्यू फाई E1 प्लस फाई E2। अब फाई E1 का मान कितना है आपका, फाई E1 का मान ये है, फाई E2 का मान आपका ये है। तो हम लाके समीकरण इसमें रख देंगे। तो क्या रखे, फाई E बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ओमेगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ओमेगा फाई E2 का मान है। इसलिए हमने ध्यान दीजिएगा डी ओमेगा का अवकलन होगा केवल हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे डी ओमेगा का अवकलन होगा केवल हो जाएगा ओमेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर फाई बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओमेगा लिख दिया। और डी, आप लोग सोच रहे सर डी कहाँ कर दिए, डी का अवकलन हो गया। ठीक है, अवकलन होने के बाद क्या है यहाँ पे, और हो जाएगा यहाँ पे वो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस, दोनों को हमने क्रॉस कर दिया। और इसका मान जब इसमें से कुछ नहीं बचा, 0 बचा, इसीलिए कहा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आया है आपका, 0 क्यों आया है। जब बिंदु आवेश की पृष्ठ बाहर की ओर होगा तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। ये किसके लिए मान आया है, जब बिंदु आवेश का मान वैद्युत फ्लक्स के बाहर की ओर होगा तो उसका मान कितना आएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान 0 आएगा। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए, फाई वन का मान माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी अवकलन डी ओमेगा है, और फाई 2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ओमेगा समीकरण नंबर 2 है। फिर से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि जो E1 है, फाई E1 फाई E2 दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें पूरा मान पता चलेगा। कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब जोड़ना है, यानी कि दोनों को हमने जोड़ लिया। जहां पे E1 का मान है वहां पर रख दिए, E2 का मान यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे इसका अवकलन हो गया ओमेगा। या फिर यहीं से आप काट सकते हैं, देखिए ये प्लस में ये माइनस में यहीं से कर सकता है, यहीं पे 0 हो जाएगा। लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए, इसीलिए इसका मान फाई बराबर 0 हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट करने के लिए कहे थे आप लोग, किसी ने भी बीमा मुझे निकाल के नहीं बताया है कि उसकी बीमा कितनी होती है। और अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो चलिए मैं कल बता दूंगा उसकी बीमा कितनी होती है। और हाँ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो भी ऑनलाइन देख सके। और चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।